नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और इथेरियम सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे थे। बीटीसी मार्केट वैल्यू से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.06% नीचे होने के साथ $16,779 पर ट्रेड कर रही थी। ऐसे में डेल्फी डिजिटल द्वारा पिछले डेटा के एनालिसिस से पता चलता है कि बिटकॉइन कम से कम 6 हफ्ते तक प्रमुख शेयर बाजार के निचले हिस्से को लीड कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी ने बीटीसी के ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया, जो लगभग $1,214 पर ट्रेड कर रहा था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $810.72 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.06% अधिक है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम $28.97 बिलियन है, जो 10.69% की बढ़त करती है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.65 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 5.69% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की मात्रा अब $26.36 बिलियन है, जो कुछ क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 91.00% है। वहीं 3 वर्स का IC15 इंडेक्स 24,381 पॉइंट्स पर फ्लैट ट्रेड कर रहा था। पूर्व FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड को अपने परिवार के साथ क्रिसमस बिताने का मौका मिलेगा, जब फेडरल जज ने उनकी पहली यूएस कोर्ट अपीयरेंस पर हिस्टोरिक $250 मिलियन बॉन्ड को मंजूरी दी। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स और बैंकमैन-फ्रीड के डिफेंस काउंसिल के वकील के तर्कों के बाद क्रिप्टो मोगल को एक जज ने कहा कि उन्हें कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपने माता पिता के घर पर मुकदमे की प्रतीक्षा करने की अनुमति दी जाएगी। न्यूयॉर्क बेस्ड प्रोसिक्यूटर निकोलस रूस ने यूएस मजिस्ट्रेट जज गैब्रियल गॉर्नस्टाइन को बताया कि गवर्नमेंट एक बेल पैकेज का प्रस्ताव कर रही थी, जिसमें $250 मिलियन का बॉन्ड, होम डिटेंशन और लोकेशन मॉनिटरिंग शामिल थी। रूस ने इसे अब तक का हाईएस्ट एवर प्री ट्रायल बॉन्ड के रूप में डिस्क्राइब किया इसे और कहा कि बॉन्ड पालो ऑल्टो प्रॉपर्टी द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। बैंकमैन-फ्रीड डिफेंस रिलेटेड कॉस्ट को छोड़कर $1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा और न ही कोर्ट की मंजूरी के बिना कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर पाएगा। उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। बैंकमैन-फ्रीड के डिफेंस काउंसिल के वकील ने कहा कि वह इन शर्तों से सहमत है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ग्लोबल क्रिप्टो इकोनॉमी यानी सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज पर लगाम लगाने के लिए कानूनी तरीकों को इकट्ठा कर रहा है और FTX के खिलाफ चल रहे मामले SEC की इस रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही ये चीज भी सामने आई है कि एलिसन और वांग मामले में फेडरल अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करते हुए बैंकमैन-फ्रीड के खिलाफ सबूत देंगे। शिकायत से पता चलता है कि SEC ने FTX के नेटिव टोकन FTT की बिक्री से रिलेटेड सिक्योरिटी के आरोपों पर नजर बनाए हुए हैं, जो क्रिप्टो एसेट्स पर अटैक्स को बढ़ाता है। SEC सिर्फ उन टोकन को बनाने वाले प्रोजेक्ट्स के अलावा भी बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। अगर ये कोर्ट को राजी कर सकता है कि FTT जैसे क्रिप्टो टोकन सिक्योरिटीज हैं, भले ही वे कैसे पेश किए हों। SEC किसी भी संदर्भ में उन टोकन को बेचने वाले किसी भी इंटरमीडिएरी को टारगेट कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में कॉइनबेस, क्रैकन और बाइनेंस जैसे मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इमेंस लीगल लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा और या तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे क्रिप्टो वेरी रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाएगी या बंद कर दिया जाएगा। फाइलिंग गुरुवार के अनुसार रॉबिनहुड मार्केट्स में लगभग $450 मिलियन वर्थ के स्टॉक के ओनरशिप पर लड़ाई के बीच FTX ने यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट की मदद मांगी। फाइलिंग के अनुसार एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित कॉर्पोरेट एंटिटी एमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के स्वामित्व वाले ब्रोकरेज के लगभग 56 मिलियन शेयर्स हैं और 90% पूर्व FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड द्वारा नियंत्रित हैं। फाइलिंग के अनुसार 3 पार्टियों ने इन शेयरों पर नियंत्रण हासिल करने की मांग की है, जिसमें ब्लॉकफी, FTX क्रेडिटर योनाथन बेन साइमन, जो एंटीगुआ के ट्रस्टी अपॉइंट किए गए हैं, और खुद बैंकमैन-फ्रीड का नाम शामिल है। FTX के बैंक्रप्सी एस्टेट ने ED एंड F Man कैपिटल मार्केट्स ब्रोकरेज, जहां शेयर्स को पार्क किया गया है, उसको स्टॉक को फ्रीज करने के लिए कहा था। जब चैप्टर 11 का मामला 11 नवंबर को शुरू हुआ था, FTX ने निर्धारित किया है कि एमर्जेंट ने सिर्फ नॉमिनली शेयर्स खरीदे और वे वास्तव में FTX से संबंधित हैं।
बैंक्रप्सी मामले की देखरेख करने वाले जज को शेयर्स को फ्रीज रहने के लिए फोर्स करना चाहिए, जबकि FTX ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अपने सभी क्रेडिटर्स को कैसे उनके फंड्स चुकाए जाएं। FTX ने फाइलिंग में तर्क दिया है। लॉ फर्म पॉल हेस्टिंग्स LLP को क्रिप्टो एक्सचेंज की बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में FTX क्रेडिटर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसकी फर्म ने 22 दिसंबर को घोषणा की। सिचुएशन से परिचित लोगों के अनुसार 9 मेंबर कमेटी ने पॉल हेस्टिंग्स को उन कई फर्मों में से चुना जिन्होंने भूमिका के लिए पिच किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइजर के चयन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। क्रेडिटर्स की कमेटी का गठन 15 दिसंबर को किया गया था। कैलिफोर्निया के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने माईकॉन्स्टेंट, एक ऑनलाइन क्रिप्टो लोन्स प्लेटफॉर्म को ऑर्डर दिया है कि वह स्टेट में अपने कुछ क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स की पेशकश बंद कर दे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने स्टेट में सिक्योरिटीज को बेचने से प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें इसके प्रमुख लेंडिंग प्लेटफॉर्म और इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट्स शामिल हैं। लॉसूट में DFPI ने दावा किया कि माईकॉन्स्टेंट के पास फाइनेंस लीडर पर ब्रोकर की तरह काम करने के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं था। BC हाइड्रो ब्रिटिश कोलंबिया के कैनेडियन प्रांत में एक स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी प्रोवाइडर ने 18 महीने के लिए प्रोविंस की क्लाइमेट एक्शन और इकोनॉमिक गोल्स का समर्थन करने के लिए नए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिक्वेस्ट को निलंबित कर दिया। बुधवार को एक मीडिया रिलीज में एनर्जी, माइंस और लो कार्बन इनोवेशन मिनिस्टर जोसी ऑसबॉर्न ने कहा, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हाई पावर्ड कंप्यूटर्स को दिन के 24 घंटे चलाने के लिए बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है, और वह भी लोकल इकोनॉमी में बहुत कम जॉब्स क्रिएट करते हुए। सस्पेंशन क्रिप्टो करेंसी माइनर्स को प्रभावित करेगा, जो अभी तक ग्रिड से जुड़ने के साथ साथ ऐसा करने की प्रक्रिया में है। वहीं मौजूदा बिटकॉइन माइनर्स और वो जो BC हाइड्रो कनेक्शन प्रोसेस में अच्छी तरह से एडवांस हैं, जो अप्रभावित रहेंगे। ब्लूमबर्ग के अनुसार क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप डॉकफोलियो को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 94% फंड को 2019 में बनाए गए एक्सचेंज टोकन FTT में दर्शाया गया था, जिसने अपने यूजर्स को ट्रेडिंग के डिस्काउंट प्राप्त करने की अनुमति दी। 2020 में FTX ने कैश, क्रिप्टो करेंसी और इक्विटी के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके ब्लॉक पोर्टफोलियो में बहुमत हासिल कर लिया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार एक्विजिशन की लागत $150 मिलियन थी। स्पेन के कल्चर मिनिस्ट्री ने देश के लिए इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस को पहचानते हुए वीडियो गेम्स और मेटावर्स एक्सपीरियंसेस के डेवलपमेंट में 8 मिलियन यूरोज इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है। प्रोग्राम, जो वर्तमान में अपनी सेकेंड वेव में है, जिसने अपनी फर्स्ट वेव की तुलना में 700% की वृद्धि की, जब इस सेक्टर में कंपनियों की सहायता के लिए सिर्फ 1 मिलियन यूरो से थोड़ा ज्यादा निर्धारित किया गया। हालांकि उस समय इन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 25 प्रोजेक्ट्स को चूज किया गया था। यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले फंड रिकवरी, ट्रांसफॉर्मेशन और रेजिलियंस प्लान के हिस्से के रूप में सेक्टर की कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसका एम स्पेनिश इकोनॉमी के सभी पहलुओं को डिजिटाइज और मॉडर्नाइज बनाना है। दूसरे देशों जैसे कि कोरिया ने पहले ही मेटावर्स को फंड निर्देशित किया है। महिंद्रा ने XUV 400 वर्स की शुरुआत की है, जो कि वर्चुअल दुनिया में महिंद्रा के ऑल इलेक्ट्रिक XUV 400 के लिए Metadome.ai द्वारा संचालित मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म एक यूनिवर्स के रूप में काम करेगा, जो ब्रांड के वर्चुअल स्पेस को जोड़कर फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। XUV 400 वर्स महिंद्रा के उत्साही लोगों और कस्टमर्स को एंगेज करने, कोलैबोरेट करने, सोशलाइज बनाने और एक इमर्सिव प्रोडक्शन इंटरैक्शन करने में सक्षम करेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव सेक्टर के प्रेसिडेंट विजय नाकरा ने कहा, XUV 400 वर्स हमें एक बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने में सक्षम करेगा। हम यंग SUV बायर्स और उत्साही लोगों के अपने कम्युनिटी को अपने घरों में आराम से अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस एक्सपीरियंस में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के टेक सावी कस्टमर्स के साथ रेजोनेट होता हो और जो उन्हें एक इनोवेशन और इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफर करता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।